हम हैं मुस्तैद, हम हैं तैयार। आसमान की बुलंदियों से सागर की गहराइयों तक हम हैं चौकस। हमारे जवानों ने हर बार अपने आप को सिद्ध किया है। उनकी कुछ और कहानियों के साथ हाजिर हैं इस बार रक्षक में। रक्षक में अभी वक्त है रक्षा सुरक्षा रणनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का। तो आइए देखते हैं 10 कदम। भारतीय सैन्य दल ने मंगोलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी कर रही है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बीते 24 जून को वज्र कोर का दौरा किया। जनरल पांडे ने कोर की अभियानगत तैयारियों का जायजा लिया और सैनिकों के साथ बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 11 से 24 जून 2023 तक उत्तराखंड के चौबटिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरीन के 12वें संस्करण का शानदार समापन हुआ। भारत और मालदीव के बीच आयोजित होने वाला यह एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की संचार प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए हैदराबाद की आईकॉम टेली लिमिटेड के साथ 500 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत रेडियो रिले कंटेनर भारतीय सेना की मोबाइल संचार टुकड़ियों की लंबे समय से प्रतीक्षित आवश्यकता को पूरी करेंगे। हिंद महासागर में फ्लोटिंग सॉवरेन एयरफील्ड के रूप में जाने वाले विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत का भारतीय नौसेना ने संयुक्त रूप से सफल परिचालन किया। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में बहुवाहक संचालन और 35 से अधिक विमानों की समन्वित तैनाती के शानदार प्रदर्शन के साथ अपनी दुर्जेय समुद्री क्षमताओं का प्रदर्शन किया। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने बीते 10 जून को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में जेंटलमैन सैन्य छात्रों की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। भारतीय सैन्य अकादमी से कुल 374 जेंटलमैन कैडेट्स अंतिम पग पार कर अधिकारी बने। अपने परिचालन और अभियानगत तैनाती के दौरान भारतीय नौसेना के तलवार क्लास का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस त्रिशूल फिलहाल पूर्वी अफ्रीकी देश सेशल्स में तैनात है, जो कि भारत की अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। इस दौरान बीते 29 जून को सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस पर आईएनएस त्रिशूल के 21 नौसैनिकों के मार्चिंग दस्ते और 14 नौसैनिकों के बैंड ने राजधानी विक्टोरिया में हुए परेड में हिस्सा लिया। भारतीय नौसैनिक दस्ते को सेशल्स की जनता ने खूब सराहा। साल 2022-23 के रक्षा निर्यात के आंकड़े सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं और हम करीब 16,000 करोड़ की रक्षा निर्यात के करीब पहुंच चुके हैं। करीब 8 साल पहले ये सोचना एक तरह से नामुमकिन था कि हम इस तरह का रक्षा निर्यात भी कर सकते हैं। सरकार की कोशिशों से ये संभव हुआ है और सबसे बढ़कर पूरे देश में एक ऐसा रक्षा इकोसिस्टम तैयार हुआ है जो भविष्य की जरूरतों के लिहाज से पूरी तरह से मजबूत है। सरकार की तरफ से निरंतर नीतिगत पहलों और रक्षा उद्योग के अभूतपूर्व योगदान से भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा निर्यात में अहम उपलब्धि हासिल की है। इस वित्त वर्ष में निर्यात अपने लगभग 16,000 करोड़ रुपए के अभी तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। यह 2016-17 के बाद से 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। साल 2016-17 में 1,521 करोड़, 2017-18 में 4,682 करोड़, 2018-19 में 10,745 करोड़, 2019-20 में 9,115 करोड़, 2020-21 में 8,434 करोड़, 2021-22 में 12,814 करोड़ और 2022-23 में 15,920 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारत फिलहाल 85 से ज्यादा देशों को निर्यात कर रहा है और एरो इंडिया 2023 में 104 देशों की भागीदारी
भारत की बढ़ती रक्षा निर्माण क्षमताओं का प्रमाण है। लगभग 8 साल पहले तक एक आयातक के तौर पर पहचाना जाने वाला भारत डोर्नियर 228 155 mm एडवांस्ड टोल आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सिम्युलेटर, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, आर्म्ड व्हीकल्स, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर, एम्यूनिशन, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर सिस्टम, लाइन रिपेसिएबल यूनिट और एवियोनिक्स और स्मॉल आर्म्स और बड़े प्लेटफॉर्म्स का निर्यात करता है। दुनिया में LCA, तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर, MRO गतिविधियों की मांग बढ़ रही है। रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले 5-6 वर्षों के दौरान कई नीतिगत पहल की है और सुधार किए हैं। पूरी तरह से ऑनलाइन निर्यात की व्यवस्था के साथ देरी को कम करने और कारोबारी सुगमता के साथ नियत निर्यात प्रक्रियाओं को सरल और उद्योग के अनुकूल बना दिया गया है। सरकार ने प्रौद्योगिकी, बड़े प्लेटफॉर्म्स और उपकरणों के अंगों और घटकों के निर्यात हस्तांतरण के लिए 3 ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस अधिसूचित किए हैं। इसके साथ ही विभिन्न देशों से प्राप्त निर्यात के अनुरोधों को वास्तविक समय के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से पंजीकृत भारतीय रक्षा निर्यातकों तक पहुंचाया जाता है, ताकि वे निर्यात अवसरों पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो सकें। भारतीय रक्षा उत्पादों को बढ़ावा देने और भारतीय उद्योग को सहूलियत प्रदान करने के लिए विदेश में स्थित भारतीय मशीनों के साथ नियमित समीक्षा की जाती है। रक्षा निर्यात में 16,000 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में मेक इन इंडिया की एक बड़ी भूमिका है। सरकार की कोशिश के जरिए मेक इन इंडिया ने न केवल रक्षा सेनाओं की ज़रूरतों को पूरा किया है, बल्कि पूरे देश में सरकार ने एक ऐसा इकोसिस्टम भी तैयार किया है जो न केवल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे रहा है। सबसे बढ़कर हमारी रक्षा सेनाओं की ज़रूरत के साथ हम अपने मित्र पड़ोसी देशों की ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। जान को जो देश पर कुर्बान किए जाते हैं, मिट्टी पे अपनी जो अभिमान किए जाते हैं, माँ है ये मेरी, इसे छूने न पाए कोई भी, माँ को देके खूब माँ का मान किए जाते हैं। भारत ने अपने दुश्मनों को तो हर बार अपनी जांबाजी के दम पर सबक सिखाया है, लेकिन घातक हथियार, आधुनिक उपकरण संघर्ष की दशा दिशा बदल रहे थे। जरूरत थी अपने दम पर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण की, और 8 साल पहले ऐसी ही एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की शुरुआत 2014 में मेक इन इंडिया से ही हो चुकी थी। इसका मकसद निजी उद्योग को सशक्त बनाने के लिए फोकस करने के साथ इसमें प्रगतिशील परिवर्तन हुए हैं। यहां तक कि DPP 2016 में भारतीय IDDM यानी स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया हुआ होगा, जो एक नई शुरुआत थी। यदि किसी भारतीय कंपनी ने भारतीय IDDM का विकल्प चुना तो उसे अन्य सभी श्रेणियों पर वरीयता देने के प्रावधान किए गए। साल 2022 की पूंजी बाजार की रिपोर्ट्स बताती हैं कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन सवाल है कि इसका कारण क्या है? रक्षा मंत्रालय ने 300 से अधिक प्रकार के रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, और घरेलू बाजार से खरीद के लिए अन्य उपायों की शुरुआत से रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इसका सीधा फायदा मिला है। नए विचार, नई सोच और नवाचार, ये ही वो तत्व हैं जो आत्मनिर्भरता की पताका को ऊंचा लहरा सकता है। इसी सोच को आकार देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स नामक एक ढांचे के तहत रक्षा नवाचार में शामिल स्टार्टअप और ऐसी अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया।
इस बेहतरीन पहल का नतीजा यह हुआ कि जुलाई 2022 तक आते आते आइडेक्स पहल के तहत 250 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का आवंटन किया गया है और 400 करोड़ रुपए से अधिक की 14 वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई है। सिर्फ यही नहीं, आइडेक्स हजारों नौकरियां पैदा करने और भारतीय प्रतिभा को वापस देश में आकर्षित करने में सक्षम रहा है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की प्रक्रिया एक कदम और बढ़ाते हुए केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला आया, आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण का। बेहद महत्वपूर्ण यह संस्थान भारत के सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों के लिए गोला बारूद, मिसाइल सिस्टम के लिए रसायन, विस्फोटक, प्रणोदक, बख्तरबंद वाहन, पैराशूट, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा हथियारों का निर्माण करता रहा है। लेकिन जरूरत थी इसकी क्षमताओं को बदलते वक्त के मुताबिक नई सोच, नई धार देने की। मई 2020 में आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग कर इसका निगमीकरण कर दिया गया। लक्ष्य था आयुध आपूर्ति में बेहतर स्वायत्तता, दक्षता और जवाबदेही के लिए समूह को छोटी कंपनियों में विभाजित करना। अब आयुध निर्माणी बोर्ड समूह के लगभग 70,000 कर्मचारियों, संपत्तियों और संचालन को इन 7 डीपीएसयू में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके साथ ही शुरुआत हुई देश में रक्षा आत्मनिर्भरता के एक नए युग की। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। स्वदेश में निर्मित पहली विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल हो गया। ये अपने आप में आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये विमान वाहक पोत समुद्री परीक्षणों के चौथे और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। विक्रांत के निर्माण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास विमान वाहक पोत को स्वदेशी रूप से डिजाइन करने और निर्माण करने की क्षमता है। 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है विक्रांत का फ्लाइट डेक, जहां से विमान उड़ेंगे। इस युद्धपोत की स्पीड 28 नॉट की है और 7500 समुद्री मील तक के सफर करने की क्षमता भी। विक्रांत के बाद भारत के पास 2 विमान वाहक पोत होंगे, पहले से ही सेवा में शामिल आईएनएस विक्रमादित्य और अब आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। We have a target on bearing 090. All positions, dive, dive, dive. Dive, dive, dive. Target parameters acquired, sir. Very good. Fire W81 and 2. W81 and 2, fight, sir. पचास साल पहले भारतीय पनडुब्बियों के गौरव से भरे सफर की शुरुआत हुई थी आईएनएस कलवरी से और 21वीं सदी में स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों की शुरुआत इसी कलवरी के नाम से हुई। इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक में प्रोजेक्ट 75 के तहत हुई। ये एक बड़ी सामरिक रणनीतिक छलांग थी जो नौसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए तो जरूरी थी ही, साथ ही भविष्य की सुरक्षा तैयारियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण थी।
प्रोजेक्ट 75 की सफलता पिछले 75 सालों में नौसेना के सफर को भी बताती है। कलवरी क्लास की 6 सबमरीन में से आईएनएस कलवरी, खंडेरी, करंज और बेला के बाद 5वीं पनडुब्बी वागीर भी अब समंदर में है। भारत का अजेय अर्जुन टैंक नई विशेषताओं के साथ भारतीय सेना में शामिल हुआ। ये पल यादगार और ऐतिहासिक इसलिए भी बन गया जब आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत बनाने में लगे प्रधानमंत्री ने इस विलक्षण टैंक की सलामी ली। Let us make weapons. Let us make paper. Let us make factories. Let us make schools. Let us make vehicles that can move and fly. Let us make ships that can shake the world. अर्जुन की खासियतों की बात करें तो अर्जुन MK-1A नए संस्करण में अपने 71 नए फीचर के साथ मौजूदा सभी टैंकों के समकक्ष है। इसमें नई टेक्नोलॉजी का ट्रांसमिशन सिस्टम लगा है जो आसानी से लक्ष्य ढूंढने में सक्षम है। तो साथ ही ये युद्ध क्षेत्र में माइंस हटाकर आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम है। अपनी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति और 58.5 टन के कॉम्बैट वजन के साथ अर्जुन घातक है। वहीं इसकी 120 मिलीमीटर की मुख्य गन हर मिनट में 6 से 8 राउंड गोला दागने में सक्षम है, जो किसी भी समकालीन कवच को भेदने में सक्षम है। कुल मिलाकर अर्जुन MK-1A दुश्मन को संभलने का मौका दिए बगैर घातक प्रहार करता है। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर खबर हटकर, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भारतीय सेना ने सेना की आर्टिलरी शाखा में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया है। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले वक्त में महिलाएं लड़ाकू विमान से लेकर युद्धपोत पर तैनाती के बाद अब महिलाएं तोप भी चलाएंगी। सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेना चरणबद्ध तरीके से OTA चेन्नई से सेना के कमीशन होने वाली महिलाओं में से करीब 10% को आर्टिलरी में तैनाती करने की तैयारी कर रही है, जिससे आर्टिलरी शाखा में महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जा सके। परमानेंट कमीशन के बाद अब एक और क्षेत्र में सेना ने महिलाओं के लिए दरवाजे खोले हैं। अब महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक आर्टिलरी में शामिल किया जाएगा, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में महिलाएं ऑफिसर्स के हाथों में बोफोर्स, होवित्जर, K9 वज्र जैसी तोपों की कमान होगी। इस समय आर्टिलरी में लगभग 300 रेजिमेंट और लगभग 5000 अधिकारी हैं और भारतीय सेना के इस कदम को सेना को जेंडर न्यूट्रल बनाने की दिशा में देखा जा रहा है। जहाँ तक की काबिलियत का सवाल है, किसी की भी कोई कमी नहीं है।
जहाँ तक उनके दिलचस्पी का सवाल है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। उनके सोच और उनका जो खुद का मैं कहूँगा मनोबल है, हमेशा ऊंचा रहता है। तो ये सोचना कि वो क्योंकि विमेन ऑफिसर्स हैं और मेल ऑफिसर्स के साथ लेकर सपोर्टिंग हम है, वो कोई फ्रंट लाइन में नहीं है, लेकिन फ्रंट लाइन में बहुत आगे हैं, गन पोजीशन ऑफिसर्स बनेंगे और पूरा भाग लेंगे। मुझे लगता है कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि उनमें कोई किसी प्रकार की कमी है। और अभी फर्स्ट बैच आएगा जिसमें तकरीबन हो सकता है 5-6 ऑफिसर्स पासिंग आउट कोर्स से ज्वाइन करें। तीनों सेना में महिलाओं को साल 1992 में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के रूप में शामिल करने का फैसला किया गया था। ये पहली बार था जब महिलाओं को भारतीय सेना में चिकित्सा के बाहर भर्ती होने की अनुमति दी गई। इसके बाद साल 2015 में भारतीय वायुसेना में महिलाओं को लड़ाकू इकाई में शामिल करने का फैसला किया गया। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सेना की गैर लड़ाकू इकाइयों में महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष के समान ही स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया। इससे पहले अधिकतर महिलाओं की भर्ती सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत होती थी। साल 2021 में भारतीय नौसेना ने लगभग 25 सालों के अंतराल के बाद 4 महिला अधिकारियों को युद्धपोतों पर तैनात किया और इसी साल मई के महीने में कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में भी महिलाओं के पहले बैच को शामिल किया गया। वर्तमान में तीनों सेनाओं में कुल मिलाकर 9,118 महिलाएं हैं। सरकार प्राथमिकता के आधार पर सेनाओं में उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। यही वजह है कि साल 2019 की तुलना में साल 2020 में भारत की तीनों सेनाओं में महिलाओं की संख्या में बढ़त देखी गई है। अब महिलाएं लड़ाकू जहाज उड़ाने, पानी के जहाज पर अहम जिम्मेदारी संभालने के साथ ही स्पेशल ऑपरेशन के जरिए दुश्मन को सबक सिखाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। भारतीय सेना में सबसे ज्यादा महिलाएं नेवी में काम कर रही हैं। नेवी में लगभग 6.5% महिलाएं हैं, जबकि नौसेना में 600 महिला ऑफिसर्स और भारतीय वायुसेना में इनकी संख्या लगभग 1,607 है। इसके अलावा सेना की मेडिकल शाखा में करीब 1,670 महिला डॉक्टर्स, 190 डेंटिस्ट और 4,750 नर्सेज हैं। बीते 6 सालों में भारतीय सेना में महिलाओं की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। साल 2019 के आंकड़ों को देखें तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना में महिलाओं की संख्या 3.8% है, जबकि वायुसेना में इनकी संख्या 13 और नौसेना में 6% है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे, दिल दुश्मन के हिलते हैं, दिल दुश्मन के हिलते हैं। हम तभी तक अपने घरों में सुरक्षित हैं जब तक मौजूद हैं हमारे रक्षक।